सुप्रभात बच्चों। कक्षा 12 की हिंदी आधार विषय की इस कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम वितान भाग 2 के तीसरे पाठ अतीत में दबे पांव को पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम अतीत में दबे पांव का पहला भाग देखेंगे। पहले भाग के बाद दूसरे भाग को हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। अतीत में दबे पांव के लेखक हैं श्री ओम थानवी। श्री ओम थानवी जी का जन्म सन 1957 में हुआ। इनकी शिक्षा दीक्षा बीकानेर में हुई। राजस्थान विश्वविद्यालय से व्यावसायिक प्रशासन में एमकॉम किया। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के ये महासचिव बने। 1990 से लेकर वे 9 वर्षों तक राजस्थान पत्रिका में रहे। इतवारी पत्रिका के संपादन ने साप्ताहिक को एक विशेष प्रतिष्ठा दिलाई। आपको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें प्रमुखतः गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार है। 1999 से संपादक होने के नाते दैनिक जनसत्ता दिल्ली और कलकत्ता के संस्करणों का दायित्व आपने बखूबी संभाला और पिछले 17 वर्षों से इंडियन एक्सप्रेस समूह के हिंदी दैनिक जनसत्ता में संपादक के रूप में आप कार्यरत हैं। आइए बच्चों, आरंभ करते हैं पाठ जिसका नाम है अतीत में दबे पांव। इतिहास हमें दिशा दे सकता है तो ऐतिहासिक नगर सभ्यता के विकास को दिशा दे सकते हैं। इसी संदर्भ में यह रचना ओम थानवी की यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है, जो अब तक के ज्ञान में भारतीय भूमि ही नहीं, विश्व फलक पर घटित सभ्यता की सबसे प्राचीन घटना को उतने ही सुनियोजित ढंग से पुनर्जीवित करता है जितने सुनियोजित ढंग से उसके 2 महान नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा बसे थे। लेखक ने सिंधु घाटी सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के टीलों, स्नानागारों, मिट्टी के बने बर्तनों, कुओं, तालाबों, मकानों और रास्तों से प्राप्त पुरातत्वों में मानव संस्कृति की उस समझदार और भावात्मक घटना को बड़े इत्मीनान से खोज कर हमें दिखाया है, जिससे हम इतिहास की सपाट वर्णनात्मकता से ग्रस्त होने की जगह इतिहास बोध से सिक्त हो जाते हैं, भीग जाते हैं। आइए बच्चों, इस पाठ के विषय में और जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम शीर्षक की सार्थकता की बात करते हैं। अतीत में दबे पांव लेखक के वे अनुभव हैं जो उन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेषों को देखते समय किए थे। इस पाठ में अतीत अर्थात भूतकाल में बसे हुए सुंदर सुनियोजित नगर में प्रवेश करके लेखक वहां की एक एक चीज से अपना परिचय बढ़ाता है। उस सभ्यता के अतीत में झांककर वहां के निवासियों और क्रियाकलापों को अनुभव करता है। वहां की एक एक स्थूल चीज से मुखातिब होता हुआ लेखक चकित रह जाता है। वे लोग कैसे रहते होंगे, यह अनुमान लगना या लगाना आश्चर्यजनक है। वहां की सड़कें, नालियां, स्तूप, सभागार, अन्न भंडार, विशाल स्नानागार, कुएं, कुंड और अनुष्ठान गृह आदि के अतिरिक्त मकानों की सुव्यवस्था देखकर लेखक महसूस करता है जैसे अब भी वे लोग वहां पर हैं। उसे सड़क पर जाती हुई बैलगाड़ी से रुन झुन की ध्वनि सुनाई देती है। वह रसोई घर की खिड़की से झांकने पर वहां पक रहे भोजन की गंध पाता है। यदि इन लोगों की सभ्यता नष्ट न हुई होती तो इनके पांव प्रगति के पथ पर निरंतर बढ़ रहे होते और आज भारतीय उपमहाद्वीप महाशक्ति बन चुका होता। इसलिए अतीत में दबे पांव शीर्षक पूर्णतः सार्थक और सटीक है।
बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख शहर हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। आप इस मानचित्र में देख सकते हैं कि इसकी स्थिति कहाँ पर है। यह भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीचों बीच बसा हुआ है। और विस्तार से हम इस चित्र को देखते हैं, जिसमें हम मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रूपड़, कालीबंगा और लोथल जैसे शहरों के विषय में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर थे। यहाँ हम देख सकते हैं किस प्रकार से सिंधु नदी का बहाव था और उस बहाव के किनारे किनारे सिंधु नदी के बहने पर किनारे किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, जो भारत और पाकिस्तान की सीमाओं में बटी हुई थी। बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रस्तावना पर चर्चा करते हैं। यह घाटी सभ्यता लगभग 5,500 वर्ष पुरानी है और ये विश्व की प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। इन्हें यहाँ के लोग, यहाँ के नगरों के कारण इसे हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी कहा जाता है, पुकारा जाता है। इसका विकास सिंधु और घग्गर प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे हुआ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थान अभी भी दुनिया के सबसे पुराने सुनियोजित शहर माने जाते हैं, जो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़े थे। यहाँ खुदाई में बड़ी मात्रा में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियाँ, चाक पर बने चित्र, मुहरें, साजो सामान और खिलौने मिले हैं। मोहनजोदड़ो को सभ्यता का केंद्र माना जाता है। यह 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। इसकी आबादी लगभग 85,000 थी। यह नगर छोटे छोटे टीलों पर आबाद था और खास बात यह थी कि ये टीले प्राकृतिक नहीं थे, कच्ची पक्की ईंटों से धरती की सतह को ऊपर उठाया गया था। इस शहर की सड़कों और गलियों में अब भी घूमा जा सकता है। यहाँ का सामान आज अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा है, परंतु शहर वही है। इस शहर की गलियाँ, मकान, चबूतरे, खिड़की, रसोई, सड़कें आदि सुंदर नगर नियोजन की कहानी सुनाते हैं। शहर के सबसे ऊंचे चबूतरे पर एक बड़ा बौद्ध स्तूप है, परंतु यह मोहनजोदड़ो सभ्यता के जीर्ण शीर्ण टीले पर बना है। जीर्ण शीर्ण अर्थात अब टूट फूट चुका है। 1922 ईस्वी में राखालदास बैनर्जी ने इस स्तूप की खोज की और उन्हें यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के निशान मिले। ये चित्र आप देख सकते हैं। ये स्तूप का चित्र भी है और नगर कैसे बसा था इसके चित्र भी हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में सौंदर्य बोध जो था वह समाज द्वारा पोषित था, न कि राजाओं द्वारा। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो बच्चों, आप इस बात को समझें कि ऐसा क्यों कहा जाता है। क्योंकि सिंधु घाटी के सभ्यता में जो लोग बसते थे वे कला की ओर बहुत अधिक ध्यान देते थे। यहाँ पर जो नगर नियोजन मिला है, जो धातु और पत्थर की मूर्तियाँ मिली हैं, जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उन पर जो चित्रकारी की गई है, चाहे वे मनुष्य की चित्रकारी हो, वनस्पति की हो या पशु पक्षियों की हो, यहाँ जो मुहरें मिली हैं उनका निर्माण बड़ी सुंदरता से हुआ है। यहाँ के खिलौने, आभूषण और जो अक्षर, जो बनावट, जो लिपि है इनकी, सब कुछ तकनीक सिद्ध से अधिक कला सिद्ध जाहिर होती है। यानी हर चीज में कलात्मकता है। यहाँ कोई हथियार नहीं मिला है। ये एक बहुत बड़ी बात है किसी सभ्यता के लिए कि यहाँ कोई हथियार नहीं मिला है और विद्वान ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर इतना अधिक स्व अनुशासन था कि कभी सैनिकों की या सेना की आवश्यकता ही नहीं थी। यहाँ पर धर्मतंत्र या राजतंत्र की ताकत दिखाने वाली चीज़ें जैसे महल, राजा की बैठने का स्थान, राजगद्दी या मंदिर, उपासना के स्थल आदि नहीं हैं। आम आदमी के काम में आने वाली अनेक चीज़ें वहाँ हैं और जो बड़ी सलीके से बनाई गई होंगी। इन सब चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग
सौंदर्य प्रेमी थे और सौंदर्य प्रेमी होने के साथ साथ ये सब राजाओं के कहने से नहीं बल्कि समाज में ही ऐसा चलन था कि इस सौंदर्य बोध की रक्षा करते थे ये और उसका पोषण करते थे। अगला प्रश्न जो बच्चों के मन में अक्सर उठता है वह यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता साधन संपन्न थी, वहां किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन दिखावा नहीं था वहां। ऐसा क्यों कहा गया है? सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही संपन्न सभ्यता थी। प्रत्येक तरह के साधन इस सभ्यता में उपलब्ध थे। इतना होने के बाद भी सभ्यता में आडंबर या दिखावा नहीं था, कोई बनावटीपन नहीं था। जो भी निर्माण इस सभ्यता के लोगों ने किए वे सब सुनियोजित और मन को प्रसन्न करने वाले, मन को खुश करने वाले, मन को हर लेने वाले थे। निर्माण शैली साधारण सी दिखती है और है मजबूत, लेकिन दिखावा उसमें नहीं है। जो वस्तु जिस रूप में सुंदर लग सकती थी उसका निर्माण उसी तरह से किया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भव्यता है पर दिखावटीपन नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कितनी सुंदर नगर व्यवस्था है और खुदाई में बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जिनमें मिट्टी के बर्तन, सिक्के, मूर्तियाँ, पत्थर और लकड़ी के उपकरण भी मिले हैं। और इन चीज़ों को देखकर ये पता चलता है कि यहाँ के लोग सुंदर नगर योजना, सुनियोजित नगर योजना में विश्वास करते थे। आज भी ऐसे नगर नहीं मिलते हैं। वे लोग अपने नगरों की, गलियों की, सड़कों की सफाई के लिए जो तरीके अपनाते थे उन तरीकों को देखकर, समझकर उनकी समझदारी के बारे में पता चलता है। बच्चों, खुदाई के दौरान स्तूप एक प्रमुख लैंडस्केप की तरह से दिखाई देता है। लेखक भी सबसे पहले स्तूप पर ही गया। इसे भारत का नगरीय पुराना लैंडस्केप कहा जाता है। स्तूप वाले हिस्से को गढ़ कहा जाता है और दुनिया भर की प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर के चबूतरे पश्चिम में हैं। इनमें प्रशासनिक इमारतें, भवन, सभा के भवन, ज्ञानशालाएं, कोठार यानी सामान रखने की जगह, केवल अनुष्ठानिक महाकुंड जो है वो अलग है। बाकी इमारतें उजड़ चुकी हैं। यहाँ की नगर नियोजन की व्यवस्था बेमिसाल है। अधिकतर सड़कें सीधी हैं या आड़ी हैं। ये सारी सड़कें जब दूसरी सड़कों से मिलती हैं तो 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। इसे वास्तुकार ग्रिड प्लान कहते हैं। आजकल बड़े बड़े नए शहरों में इस तरह का ग्रिड प्लान अपनाया जाता है और ग्रिड शैली के शहर ये कहलाते हैं। लेकिन जितना विकास उस समय इन शहरों में हुआ उतना विकास आज भी देखने को नहीं मिलता है। आइए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की नगर व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। चबूतरे के गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती बसी हुई थी और उसके पीछे लगभग 5 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती थी। दक्षिण में टूटे हुए घर मिले हैं। वे छोटे घर हैं। ऐसा लगता है कि वे घर कमजोर रहे होंगे और वे कामगारों के घर होंगे। टीले के पास ही महाकुंड है। महाकुंड इस सभ्यता की खुदाई का एक प्रमुख आकर्षण रहा है। इसे दैव मार्ग कहा गया है। यहाँ पर सामूहिक स्नान होता होगा। यह महाकुंड 40 फीट और 25 फुट चौड़ा और 7 फुट गहरा है। इसके दक्षिण में और उत्तर में सीढ़ियाँ उतरती हैं। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष हैं और उत्तर में 2 पंक्तियों में 8 स्नानागार भी बने हुए हैं। एक बात और खास है इनमें कि किसी कमरे का दरवाज़ा किसी दूसरे कमरे के सामने नहीं खुलता है। इस कुंड का निर्माण पक्की ईंटों से हुआ है और गंदा पानी और साफ पानी आपस में न मिल पाए, पानी रिसने न पाए, इस चीज़ को बचाने के लिए कुंड के तल और दीवारों पर चूने व चिरौड़ी के गारे का प्रयोग हुआ है। पानी के लिए एक तरफ कुआं है। कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियां हैं। नालियां पक्की हैं। नालियां ईंटों से ढकी हैं। जल को बाहर निकालने या जल निकासी की ऐसी सुव्यवस्थित व्यवस्था, बंदोबस्त इतिहास में कहीं नहीं मिलता और तो और आज भी बहुत सारे शहरों में नहीं मिलता। कुंड की दूसरी ओर कठोर कोठर है, विशाल कोठर है जहां पर अनाज इकट्ठा किया जाता होगा। ये आप देख सकते हैं बच्चों
कितनी अच्छे ढंग से आज 5,500 वर्ष बाद भी हम इन ईंटों को इतना पुख्ता पाते हैं, इतना मजबूत पाते हैं। और आप देख रहे हैं कि कितनी चौड़ी गलियां होंगी। ये सड़कें तो बहुत चौड़ी थी ही, ये बाइलेन्स होंगी, ये गलियां होंगी जो सड़क से निकलकर अंदर तक जाती होंगी। बच्चों, इस पाठ को हमने 2 भागों में बांटा है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और इसके बाद दूसरे वीडियो में हम पाठ का शेष भाग देखेंगे और उसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इन दोनों नगरों के बारे में और इस सभ्यता के बारे में जो बाकी बची हैं बातें, उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तक ध्यान से सुनने के लिए, समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।